हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 29, जो मैंने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पीजीटी कॉमर्स के लिए। और ये क्वेश्चंस जो हैं इसकी 1 to 28 लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको पहले वो वीडियोस भी ज़रूर देखने चाहिए, बिकॉज आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 29 को। फर्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जैसा कि आप लोगों को पता है कैश फ्लो में हम 3 टाइप की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ओके, ऑपरेटिंग में हमारी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आती हैं और इन्वेस्टिंग में हमारी जैसे कि आपने किसी फिक्स्ड एसेट्स को मतलब परचेज़ किया है इस टाइप से। और जो आपका फिनेंसिंग है उसमें आप लोगों ने जैसे शेयर्स वगैरह इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं, इस टाइप से। तो अब बताना है कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखो, कैश पेमेंट की है फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, तो आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। चाहे कैश रिसिप्ट हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से कैश रिसीव हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। ओके, उसके बाद देखिए कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब यहाँ पे ये समझना है आप लोगों ने कि कैश पेमेंट की है आपने, डिविडेंड जो है, डिविडेंड और इंटरेस्ट की आप पेमेंट कब करते हो, जब आपने शेयर्स वगैरह इशू किए हो, डिबेंचर्स इशू किए हो, तभी आप डिविडेंड की पेमेंट करते हो। और ये किस में आता है, आपका फाइनेंसिंग में। तो ध्यान रखना, जब डिविडेंड इंटरेस्ट की पेमेंट होती है तो वो फाइनेंसिंग में है, बट जब आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो आपका, हाँ, इन्वेस्टिंग में। आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा तभी तो आप लोगों को इंटरेस्ट या डिविडेंड कहीं से मिलेगा। सो हमारा आंसर सी आएगा। तो इस टाइप के जो है आपने ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करना होता है, कोई भी जल्दी नहीं करनी होती है, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है अच्छे से क्लियर कर सकें। अब इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर। देखो, एक तो आपकी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। देखिए, अब हम बात करें फाइनेंशियल, जिनका फाइनेंस का ही मेन काम होता है, ठीक है। तो अगर वो रिसीव कर रही हैं अदर देन फाइनेंशियल, देखो अदर देन है यहाँ पे, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस को छोड़ के ट्रेडिंग वगैरह और वो, तो अभी मैंने आपको बताया आपको डिविडेंड रिसीव तभी हुआ होगा जब आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, तो इसका आंसर तो इन्वेस्टिंग आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर डिविडेंड रिसीव हुआ होता अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, मतलब फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के द्वारा, अगर यहाँ पे अदर देन है, अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के द्वारा डिविडेंड रिसीव किया जाता तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता। ध्यान रखना, क्योंकि ये उसका मेन वो हो जाता है ना, बिजनेस ही है उसका फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का। तो अगर डिविडेंड उनको तब रिसीव हो रहा है फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस तो ऑपरेटिंग में आएगा, अदरवाइज सिंपल है तो इन्वेस्टिंग में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको बताना है इसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कौन सा है। देखो, आपको पता है हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कौन कौन सी हैं। देखिए, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तीनों के तीनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। देखो, अब कैश की बात आप करते हैं, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये आते हैं कैश इक्विवेलेंट में। आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो आपको ओवर द होल पूछा है, सो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जॉब टाइटल, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर पार्ट ऑफ। देखो, आपको ना ये कुछ जॉब से रिलेटेड मिलती जुलती टर्म्स मिलेंगी, लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट। तो ये वाली टर्म्स का ना आपको मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके रिगार्डिंग। तो देखिए आपको पूछा गया है यहाँ पे जॉब ड्यूटीज़ टाइटल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये किसका पार्ट होंगे, ये आप ध्यान रखना है जॉब डिस्क्रिप्शन का होते हैं। और यहीं पे अगर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके मतलब जिनको आपने रखना है उनकी जब क्वालिफ़िकेशन की बात होएगी, उनके एक्सपीरियंस की बात होएगी, तो ये जॉब स्पेसिफ़िकेशन में आएगा। देखो जॉब की टाइटल, जॉब की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये जॉब डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयज़ की जो होगी उनकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस ये जॉब स्पेसिफ़िकेशन में आएगा। ये बहुत मेन डिफरेंस है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफ़िकेशन में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डैश इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेट द बायर बिवेयर। आपको बताना है इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है किसका, लेट द बायर बिवेयर। अब देखो ये टर्म्स होती हैं कुछ लेटिन टर्म्स, तो इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। लेट द बायर बिवेयर का मतलब पहले तो ये समझिए कि एक बायर को एक रिस्पॉन्सिबल बायर होना चाहिए कि जब भी वो चीज़ खरीद रहा है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसका कंटेंट वो पढ़ के, क्योंकि आजकल टैग्स लगे होते हैं, तो आपको बायर एज अ बायर बिवेयर रहना चाहिए। तो इसके लिए टर्म कौन सी यूज़ की जाती है, फर्स्ट आपको बोला इंफॉर्मेशन सेंटर, सेकंड है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, थर्ड है कैवेट एम्प्टर, एक है बायर किंगडम। तो इसकी जो टर्म होती है डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर, इसका मतलब है लेट द बायर बिवेयर। एक कैवेट वेंडिटर भी होती है टर्म, ठीक है, कैवेट वेंडिटर, जिसका मीनिंग होता है कि सेलर, लेट द सेलर बिवेयर, कि सेलर को भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। आप लोगों ने देखा होगा कैपिटल बजटिंग में जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जिसमें हमें ओवर द ईयर्स बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसमें अगर हम बात करें एक होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों में से एक ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा। अगर मान लो दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, अगर प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट कर लिया गया है तो प्रोजेक्ट बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डी सेलेक्ट, मतलब उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो उनके ट्रू क्या है उनके बारे में कि उनके बीच में डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता, या उनके बीच में डायरेक्ट कंपटीशन होता है, या फिर उनको इवैल्यूएट ही नहीं किया जाता। ध्यान रखना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो प्रोजेक्ट्स होते हैं दे आर इन डायरेक्ट कंपटीशन, वो डायरेक्ट कंपटीशन में होते हैं। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन और मोर जॉब्स टू द एग्जिस्टिंग टास्क। एग्जिस्टिंग टास्क में देखो ये जॉब से रिलेटेड टर्म है। अभी मैंने आपको जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया था। अगर हम जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसमें ही वन और मोर जॉब को ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक सेल्स पर्सन था, उसका काम था कि वो सेल टारगेट जो है सेल को बढ़ाए। अब उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी और क्या दे दी गई उसके एग्जिस्टिंग में कि उसको पेमेंट भी कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जॉब एनलार्जमेंट हुआ है, इसको हम जॉब एनलार्जमेंट बोलते हैं। लेकिन एक टर्म होती है जॉब एनरिचमेंट, उसमें क्या होता है कि वर्टिकली मतलब आपकी जो है आपका स्टेटस भी बढ़ता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती है, ठीक है, लेकिन जॉब एनलार्जमेंट में एग्जिस्टिंग में ही है, इसलिए इसका हम हॉरिजॉन्टल आपका एक टाइप का ये रिलेट करता है, और जॉब एनरिचमेंट आपका वर्टिकल होता है। सो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, नोट्स भी बनाने हैं। नेक्स्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक टर्म है, इज द इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आपका डैश है, इज द इंटीग्रेशन ऑफ डैश एंड डैश मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, मतलब डैश एंड यहाँ पे भी डैश है, टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से ही पता चल रहा है इज द इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी टू इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस टू द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, इन्हीं का है ना यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन आपको 7 लाख दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख दिया है, इंटरेस्ट 3 लाख दिया है, आपको फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है। देखो फाइनेंशियल लिवरेज आपको ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके फॉर्मूला पता होना चाहिए। फाइनेंशियल लिवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है।
अब EBIT का कैसे निकलता है? अब अगर हम कंट्रीब्यूशन में से, देखो कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके। तो अगर कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देते हैं तो आपके पास आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि 7 लाख में से अगर 2 लाख माइनस कर दिए तो आपके पास क्या आ जाता है, 5 लाख। अब देखो ये तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, और इसमें से अगर आप इंटरेस्ट लेस कर देते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स बन जाएगा, ये 5 लाख माइनस 3 लाख कर देंगे तो 2 लाख आएगा, ठीक है। और 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख करेंगे तो 2.5 आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। तो फॉर्मूलाज आप लोगों को ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला से रिलेटेड मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉमर्स में, PGT कॉमर्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु प्रपाउंडेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थियरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी थियरी किसने दी है। सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी को किसने प्रपाउंड किया है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। किसी को कोई भी डाउट होगा देन यू कैन आस्क, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आप अपनी प्रैक्टिशन को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।